हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आप सभी का विजन आईएएस की मंथली मैगजीन करंट अफेयर सीरीज में स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सितंबर 2023 का करंट अफेयर। आपको बता दें कि विजन आईएएस की ये मंथली मैगजीन है। हर मंथ इसकी मैगजीन आती है जिसमें पूरे एक मंथ का करंट अफेयर होता है। तो अभी हम सितंबर 2023 की मैगजीन को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए एक बार आपको इस मैगजीन के इंडेक्स को दिखाते हैं, किस प्रकार से इसमें करंट अफेयर दिया होता है। देखिए, ये इसकी विषय सूची यानी कि इंडेक्स है। तो यहाँ पर करंट अफेयर आपका सब्जेक्ट वाइज दिया होता है। पॉलिटी का करंट अफेयर आपको अलग दिया गया है। आईआर इंटरनेशनल रिलेशन का करंट अफेयर अलग दिया गया है। इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर अलग दिया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सबसे पहले आपके सामने पॉलिटी एंड गवर्नेंस का करंट अफेयर है। तो आज की क्लास में हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ सितंबर 2023 में दी गई हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ है आपके सामने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, 106वां संविधान संशोधन। तो आप सभी ने इस अधिनियम के बारे में सुना होगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस न्यूज़ पर हमारी सेपरेट वीडियो आ चुकी है, इसे हमने डिस्कस कर दिया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अधिनियम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्ट है। तो इसे आपको ज़रूर देख लेना है। यहाँ पर हमने उस वीडियो में इसे डिटेल में डिस्कस किया था, क्या सब चीज़ें इसमें हुई थी। दूसरी न्यूज़ है आपके सामने एक साथ चुनाव, साइमल्टेनियस इलेक्शंस। तो एक साथ चुनाव का मुद्दा आखिर क्या है? आपने काफ़ी बार एक साथ चुनाव के बारे में सुना होगा। तो ये क्या है, न्यूज़ में क्यों है, इसे हम आज की क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपको पूरी वीडियो को देखना है। तीसरी न्यूज़ है आपके सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड चुनाव यानी कि इलेक्शंस। इसे देखेंगे आखिर ये न्यूज़ क्या है। चौथी न्यूज़ है आपके सामने पर्सनैलिटी राइट्स। तो पर्सनैलिटी राइट्स क्या हैं, ये क्या मुद्दा है, इसे हम देखेंगे। देन आपका है संसद का सचिवालय। फिर कुछ यहाँ पर न्यूज़ इन शॉर्ट्स हैं, यानी कि शॉर्ट्स में जो न्यूज़ आपका रहा है उन्हें यहाँ पर दिया गया है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान से आए 108 प्रवासियों को गुजरात में नागरिकता प्रदान की गई। तो देखेंगे ये क्या न्यूज़ है, आखिर क्या मामला था इसका। ठीक है। देन दूसरी न्यूज़ है यहाँ पर सांसद और विधायकों की अयोग्यता। सांसद और विधायकों की अयोग्यता को सिद्ध करने वाले कौन से कानून हैं, इन्हें भी हम यहाँ पर देखेंगे। देन आपका है राज्यसभा उपसभापतियों का पैनल। नेक्स्ट है आपका जेल सुधार के बारे में यहाँ पर देखेंगे। देन है आपका वर्ष 2014 से पहले के भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी लोक सेवकों की गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलेगा। तो ये क्या न्यूज़ है, इसे भी काफ़ी अच्छे से हम देखने वाले हैं। तो आज की क्लास में ये सब आपका कवर हो जाएगा, आपको वीडियो को पूरा देखना है। देखिए, दूसरा सेक्शन है आपका इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड करंट अफेयर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक नज़र आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत और G20। आप सभी को पता है कि G20 इस बार G20 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसे हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। नई दिल्ली घोषणा पत्र क्या है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, इसे भी हम यहाँ पर देखेंगे। देन भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। तो ये क्या है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसे भी हम काफ़ी अच्छे से समझेंगे। देन अफ्रीकी संघ G20 का एक स्थायी सदस्य। आप सभी ने सुना होगा कि G20 का स्थायी सदस्य किसे बनाया गया है, अफ्रीकी संघ को। ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी। ये परमानेंट मेंबर बन चुका है अफ्रीकन यूनियन G20 का। तो इसी प्रकार से जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को डिस्कस करेंगे तब इसको पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा। आपको डेली क्लासेस को फॉलो करना है। चलिए फिर आज पॉलिटी की न्यूज़ को शुरू करते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेक्शन आपका आज कवर होगा। चलिए फिर देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर भी दिया गया है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। सोशल इश्यूज क्या हैं, कौन कौन से मुद्दे चल रहे हैं समाज में। साइंस टैक्स से रिलेटेड क्या करंट अफेयर है आपका, आदित्य L1, चंद्रयान 3, इन सभी को हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस का करंट अफेयर शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहले था आपका नारी शक्ति वंदन अधिनियम। संविधान का 106वां संविधान संशोधन किया गया था इस अधिनियम को लागू करने के लिए। चलिए आपको शॉर्ट में बताते हैं ये न्यूज़ क्या थी। हाल ही में संसद ने संविधान के 106वां संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया है। बेसिकली इस कानून का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को 1/3 सीटों पर आरक्षण प्रदान करना है। तो आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। इसके द्वारा लोकसभा, राज्य विधानसभा में महिलाओं को 1/3 सीटों पर आरक्षण प्रदान किया गया है। गौरतलब है कि संसद ने इसे 128वें संविधान संशोधन विधेयक 2023 के रूप में पेश किया था। इसे पेश किया गया था 128वें संविधान संशोधन के रूप में। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ है? 106वां संविधान संशोधन हुआ है। ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, हमने आपको बताया था कि संशोधन के मुख्य प्रावधान क्या थे, इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या थे, और इस अधिनियम के तहत संविधान की कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संशोधन किया गया था, और कौन से ऐसे नए अनुच्छेद हैं जिन्हें जोड़ा गया था। देखिए, ऐसे आपके जो आर्टिकल हैं जिसमें संशोधन हुआ है वो था आपका आर्टिकल 239 AA, 239 AA और अनुच्छेद 239 AA, ये आपका दिल्ली विधानसभा से जुड़ा हुआ था। तो इसमें संशोधन किया गया था। कौन से नए आर्टिकल थे जो इसमें जोड़े गए थे? तो ये थे आपके अनुच्छेद 330A, अनुच्छेद 332A, देन अनुच्छेद 334A। तो ये कुछ नए आर्टिकल हैं जिन्हें इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसे हमने डिटेल में डिस्कस किया है, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। देन हमने आपको बताया था कि विधायिका में महिला आरक्षण की आवश्यकता क्यों है, आखिर ऐसी क्या कारण था जो यह हमें आरक्षण देना पड़ा, ठीक है। देन हमने आपको बताया था इस अधिनियम को लेकर प्रकट की गई चिंताएं, इसकी समस्याएं क्या हैं, इसके सामने क्या चुनौतियां रहने वाली हैं और आगे की राह क्या रहेगी। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। चलिए अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक साथ चुनाव का मुद्दा, साइमल्टेनियस इलेक्शंस आखिर हैं क्या, ठीक है। सबसे पहले इस चीज को समझिए कि ये सुर्खियों में क्यों है, न्यूज में क्यों है। देखिए, हाल ही में सरकार ने भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं की जांच करेगी और इस पर सिफारिशें भी करेंगी। तो आपने यहाँ पर देखा कि अभी जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद, इनके नेतृत्व में एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति का गठन क्यों किया गया है? क्योंकि यह समिति एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं की जांच करेगी और इस पर सिफारिशें भी देगी। तो आपने देखा एक साथ चुनाव का मुद्दा, क्योंकि अक्सर ये न्यूज़ में बना रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये, इसे आपको यहाँ पर अच्छे से समझने की ज़रूरत है, आखिर ये मुद्दा क्या है। तो आपने यहाँ पर देखा न्यूज़ में क्यों था। चलिए अभी आपको बताते हैं एक साथ चुनाव के बारे में। देखिए, आखिर इसका मतलब क्या होता है। भारत में इसका आशय है लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनावों को एक साथ संपन्न कराए जाने से। तो इन सब के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। ऐसा होने पर किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान कर सकेंगे। फिर इनके लिए अलग अलग आपको मतदान नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ एक दिन जाकर इन सभी चुनावों के लिए मतदान कर सकते हैं। एक साथ चुनाव का आशय यह नहीं है कि संपूर्ण देश में इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान हो। उदाहरण के लिए इसे मौजूदा व्यवस्था के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में चरणवार तरीके से आयोजित किया जा सकता है, बशर्ते किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता एक ही दिन राज्य विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए मतदान करें। तो आपने देखा यहाँ पर एक साथ चुनाव आखिर होता क्या है। चलिए इसी के साथ आपको बताते हैं भारत में एक साथ चुनाव का इतिहास क्या रहा है। देखिए, एक साथ चुनाव का इतिहास क्या रहा है, हम शुरू करेंगे। आपको पता है कि 1947 में हम आज़ाद हुए थे, देन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। तो हम बात करेंगे 1952 से, ठीक है। 1952 से 67 तक, 1952 से 1967 तक आखिर देश का क्या माहौल था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1952 से 1967 तक लोकसभा,
और राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव एक साथ करवाए गए थे। तो 1952 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव एक साथ करवाए गए थे। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार होने वाला है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, देन 1968 से 69 में कुछ विधानसभाओं का समय से पहले विघटन हो गया था, ठीक है। देन 1970 में लोकसभा के समय से पहले भंग होने से 1971 में नए सिरे से चुनाव हुए। फिर क्या हुआ, 1983 में भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। तो ये है भारत में एक साथ चुनाव का इतिहास। तो आपने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से देखा कि किस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर हुई थी। चलिए अभी बात करते हैं एक साथ चुनाव के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। आखिर एक साथ चुनाव क्यों कराना चाहिए, इससे क्या फायदा होने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस मुद्दे को अच्छे से समझेंगे। देखिए एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में जो तर्क हैं, सबसे पहला तर्क है आपके सामने, बार बार आदर्श आचार संहिता लागू करने से शासन व्यवस्था पर प्रभाव। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में आपने सुना होगा। तो देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से चुनाव वाले राज्य या राज्यों में केंद्र और राज्य सरकारों के सभी तरह के विकास कार्यक्रम एवं गतिविधियां रुक जाती हैं। आप सभी को पता है कि बार बार जब चुनाव कराए जाते हैं कितना खर्च होता है, पूरी व्यवस्था देखनी पड़ती है। तो इसी वजह से क्या होता है, आपको बार बार आदर्श आचार संहिता लागू करनी पड़ती है, जिसका शासन व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि राज्यों और केंद्र सरकार की जो विकास कार्यक्रम है और गतिविधियां हैं वो रुक जाती हैं कुछ समय के लिए। तो ये भी एक तर्क दिया जाता है एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में। दूसरा जो बात कही जाती है वो ये है कि चुनावों के आयोजन पर भारी खर्च होता है। देखिए चुनावों के संचालन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए अलग अलग हितधारकों द्वारा अत्यधिक मात्रा में धन खर्च किया जाता है। इस बात से आप सभी परिचित हैं कि चुनावों पर कितना ज्यादा खर्च होता है। उदाहरण के लिए CMS डेटा के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय निर्वाचन आयोग ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए का औपचारिक व्यय किया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि पूरी व्यवस्था संभालनी पड़ती है। इसके अलावा तीसरा तर्क ये दिया जाता है कि सुरक्षा कर्मियों की लंबी अवधि तक चुनाव ड्यूटी में तैनाती। तो सुरक्षा कर्मियों की भी वहाँ पर ड्यूटी लगाई जाती है, ये आपको पता है। देश में लगभग प्रत्येक 6 माह की अवधि में 2 से 5 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। इसके कारण केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF और राज्य पुलिस बल इनके आयोजन से लेकर संपन्न होने तक तैनात रहते हैं। अगला बात कही जाती है, कुछ अन्य मुद्दे भी यहाँ पर आपको बताए गए हैं। देखिए बार बार होने वाले चुनावों से सामान्य जनजीवन बाधित होता है। उदाहरण के लिए राजनीतिक रैलियों के चलते सड़क यातायात बाधित होता है और ध्वनि प्रदूषण भी फैलता है। ये सब आप इसके पक्ष में तर्क दे सकते हैं कि एक साथ चुनाव हमें क्यों कराना चाहिए। बार बार चुनाव होने से देश भर में जाति, धर्म और सांप्रदायिकता जैसे मुद्दे हर समय चर्चा में बने रहते हैं। इसके कारण ये विषय समाज में मजबूती से स्थापित हो जाते हैं। कई बार चुनाव देश में ध्रुवीकरण की वजह भी बन जाते हैं। ध्रुवीकरण ने वास्तव में जातिवाद, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार और क्रोनी कैपिटलिज्म की समस्या को और बढ़ावा दिया है। एक साथ चुनाव नहीं होने से शासन व्यवस्था और नीति निर्माण प्रक्रिया में दीर्घकालिक व विवेकपूर्ण नीति निर्माण पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है। इसके बजाय तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए लोक लुभावन वाद पर ध्यान केंद्रित होने लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है कि एक साथ चुनाव हमें क्यों कराने चाहिए, इसकी क्या ज़रूरत है। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपके पास हो जाते हैं, इन्हें आप अच्छे से शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। ये आपके मेंस में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। तो मेंस के लिए काफ़ी अच्छे से आप अपना क्वेश्चन यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए अभी आपको बताते हैं इसके साथ में कि एक साथ चुनाव कराने में चुनौतियाँ सरकार के सामने आखिर क्या हैं। सबसे पहली चुनौती है संचालन संबंधी चुनौतियाँ। पहली बार एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्य विधानसभाओं की मौजूदा अवधि में बढ़ोतरी या कमी करनी पड़ेगी। देखिए अगर आप एक साथ चुनाव कराते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जो कुछ राज्य विधानसभाएं हैं उनकी जो मौजूदा कार्यकाल है उसमें आपको या तो बढ़ोतरी करनी पड़ेगी या फिर कमी करनी पड़ेगी। इस कार्य में कई संवैधानिक और वैधानिक समस्याएं भी मौजूद है। इसके लिए
अविश्वास प्रस्ताव सहित चुनाव, उपचुनाव आदि से संबंधित संविधान के कई प्रावधानों में संशोधन भी करना पड़ेगा। एक साथ चुनाव कराने के लिए लगभग दोगुनी संख्या में ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट की आवश्यकता भी होगी। इससे लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग से जुड़ी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। दूसरा, मतदाताओं के व्यवहार पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है कि एक साथ चुनाव कराने से राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दों पर या क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों पर हावी हो सकते हैं। ऐसी पूरी संभावना है। इससे मतदाताओं के व्यवहार पर प्रभाव पड़ सकता है। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जिसका सामना हमें करना पड़ सकता है। इसके अलावा आम जन का इस विचार से परिचित न होना, तो आम जन इस विचार से परिचित नहीं भी हो सकते हैं। पिछली बार एक साथ चुनाव 1960 के दशक में हुए थे, इसलिए वर्तमान में एक पूरी पीढ़ी एक साथ चुनाव के विचार से परिचित नहीं है। अतः लोगों को इस बारे में शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है कि किसी व्यक्ति को मतदान केंद्र पर 2 या 3 बार वोट किस प्रकार डालना है तथा यह क्यों ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ अन्य चुनौतियां हैं। देखिए, निर्वाचित प्रतिनिधियों और दलों की मतदाताओं के प्रति राजनीतिक जवाबदेही में कमी आ सकती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा है सरकार के सामने, क्योंकि ऐसा करने से जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं या दल हैं, उनकी मतदाताओं के प्रति राजनीतिक जवाबदेही में कमी आ सकती है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वे केवल 5 वर्ष में एक बार ही चुनाव के समय लोगों से मिल पाएंगे। इसका जमीनी स्तर की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि चुनावों के दौरान कई तरह के रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे एक साथ चुनाव कराने के सामने चुनौतियां कि आखिर कौन क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं। तो काफी अच्छे से हमने इसे समझ लिया है। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसी के साथ आपको बताते हैं एक साथ चुनाव के कार्यान्वयन के संबंध में की गई प्रमुख सिफारिशें। तो इसके लिए काफ़ी सारी जो समितियां बनाई गई थी, उनकी रिपोर्ट आई हैं, उनकी कुछ सिफारिशें हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं विधि आयोग। विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट 1999 में आई। तो विधि आयोग ने आखिर इसके बारे में क्या रिकमेंडेशन दी हैं, क्या प्रमुख सिफारिशें की हैं। देखिए, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए जाने चाहिए। ऐसा किसने कहा है? विधि आयोग ने, लॉ कमीशन ने। तो लॉ कमीशन का कहना है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए जाने चाहिए, परंतु संबंधित विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति तक चुनाव परिणामों की घोषणा पर रोक लगा देनी चाहिए। हालांकि यह अंतराल 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कार्मिक लोक शिकायत और कानून एवं न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 69वीं रिपोर्ट आई है। इन्होंने इसमें कहा है कि 2 चरणों में चुनाव। समिति के अनुसार कुछ विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा की मध्यावधि में और शेष विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के शेष बचे कार्यकाल की समाप्ति पर कराए जा सकते हैं। इसके अलावा किसी विशेष वर्ष में रिक्त होने वाली सभी सीटों पर उपचुनाव पूर्व निर्धारित तिथि या समय सीमा पर एक साथ आयोजित कराए जा सकते हैं। तीसरी रिपोर्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग के विमर्श पत्र 2017 के अकॉर्डिंग एक साथ चुनाव पर क्या सब सिफारिशें की गई हैं, देखते हैं। तो नीति आयोग का कहना है कि संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के आधार पर एक साथ चुनाव 2 चरणों में संपन्न कराने चाहिए। यदि लोकसभा या किसी राज्य विधानसभा का समय पूर्व विघटन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में नवनिर्वाचित लोकसभा या उस राज्य विधानसभा का कार्यकाल मूल कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही होना चाहिए। सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने की स्थिति में विश्वास प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि वैकल्पिक सरकार का गठन किया जा सके। इसके अलावा किसी विशेष वर्ष में होने वाले सभी उपचुनावों के आयोजन के लिए वर्ष में 1.5 माह की 2 समयावधि निर्धारित की जा सकती है। नेक्स्ट है आपका विधि आयोग। तो विधि आयोग की रिपोर्ट 2018 में आई है। तो इसने कहा था चुनावों के समन्वय के लिए फ्रेमवर्क। विकल्प 1, कुछ राज्यों में चुनावों का समय आगे बढ़ाना या स्थगित करना ताकि सभी राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ आयोजित कराए जा सके। विकल्प 2 ये बताया है कि 5 वर्ष में केवल 2 बार चुनाव कराए जा सकते हैं। विकल्प 3 ये है, एक कैलेंडर वर्ष में होने वाले सभी चुनावों को एक साथ संपन्न कराया जा सकता है।
विधि आयोग ने उचित संशोधनों के लिए अविश्वास प्रस्ताव को रचनात्मक अविश्वास मत से बदलने की सिफारिश की थी। इसने लोकसभा या विधानसभा के कार्यकाल के दौरान अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने की संख्या सीमित करने का विकल्प भी सुझाया था। चलिए अभी बात करते हैं निष्कर्ष की कि आखिर क्या कंक्लूजन होना चाहिए एक साथ चुनाव को लेकर। सरकार जिस तरह से एक साथ चुनाव कराने के विचार पर आगे काम कर रही है, उसके लिए यह आवश्यक है कि किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए गहन और पारदर्शी तरीके से विचार विमर्श किया जाए। इस दौरान हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया अक्षुण्ण बनी रहे। तो ये था आपका फ्रेंड्स एक साथ चुनाव का मुद्दा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, अक्सर आपने इसे न्यूज़ में सुना होगा, आज आपने डिटेल में इसे समझ लिया है। इसके बैकग्राउंड को हमने देखा, ये मुद्दा क्या है और इसके हर पक्ष को हमने आज की वीडियो में अच्छे से समझा है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच दोस्तों, कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।